सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल मेरे डीएम में होता है सीएफए करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है। ऑब्वियसली बात है, सीएफए और एमबीए जैसे प्रोग्राम्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो नेचुरली हर एक स्टूडेंट को जानना है कि अगर आप इन प्रोग्राम्स में एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे जाके आपको उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कैसा मिलेगा। इसलिए आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले क्या कुछ कॉमन करियर ऑप्शंस होते हैं जो लोग करते हैं आफ्टर डूइंग देयर सीएफए, एंड उसके बाद उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले दो चीजें याद रखना। सबसे पहले जो सारे सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बताऊंगा, इनको निकालने मैंने दो सोर्सेस का यूज किया है। सबसे पहले मैंने एक्चुअल लोगों से बात की, और उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने की वो ऑनलाइन रिसर्च किया। और इन सारे सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको एक मेजर सीक्रेट बताने वाला हूं जो मुझे हर एक इंसान ने बताया जिसके पास सीएफए चार्टर था। ये चीज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से रुकना और वीडियो एंड तक देखना। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक सीक्रेट नहीं जानते तो आप अपनी जॉब हंट पूरी तरह गलत तरीके से करोगे। और दूसरी चीज, अगर आपको मेरे वीडियोस से कोई भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को बनाने में एक पूरी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करती है। कोइंसिडेंटली एक चीज हुई, इस वीडियो को शुरू करने से जस्ट पहले बेल बजी और पोस्टमैन ने मुझे ये चीज ला कर दी। ये मेरा सीएफए चार्टर है जो करंटली यूएस से आया हुआ है। मैंने इसको अनबॉक्स तक नहीं किया। अनबॉक्सिंग का पोस्ट तो डालूंगा ही, लेकिन जैसे ही ये चीज मेरे घर पे आई और मैंने इसे अपने हाथों में पकड़ा, तब मेरे दिमाग से सारी मेमोरीज वापस प्ले हुई। वो सारी जो मेहनत मैंने की थी, जो दिन रात पढ़ाई कर रहा था, ऑनेस्टली इट ऑल फील्स वर्थ इट, एंड दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, दैट इज थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, फॉर नेवर हेटिंग एंड ऑलवेज बीइंग काइंड। ये सारी चीजें आपके बिना नहीं हो सकती थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे माइलस्टोन्स आपके साथ शेयर करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो भैया अब आते हैं सबसे मेजर सवाल पर, दैट इज मुझे सीएफए करना है, लेकिन सीएफए के बाद क्या होता है ये जरा बता दो। एक बार हाथ में डेजिग्नेशन आ गया, उसके बाद मुझे कैसी जॉब मिलेगी, मैं क्या करूंगा, मुझे पैसे कितने मिलेंगे। देखिए, एज यू ऑल नो, मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि सीएफए एक बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जो फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड और फोकस्ड है। इसीलिए जो सारे जॉब्स आप देखोगे ये मेनली इस ही फील्ड में होंगे। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे जॉब्स बताऊंगा विद द सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो मैक्सिमम सीएफए चार्टर होल्डर्स या फिर सीएफए कैंडिडेट्स करते हैं व्हेन दे डू देयर लेवल 1, 2 और 3 एग्जाम। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ रिसर्च एनालिस्ट। अब रिसर्च एनालिस्ट रोल्स जो होते हैं वो मेनली या तो आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए करते हो या फिर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करते हो। यहां पर आपका काम होता है डिलीजेंटली मेहनत करके इम्पार्शियली मैथमेटिकल टूल्स का यूज करने के बाद इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना। ऐसे रिपोर्ट्स जो आप इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए बनाते हो जिससे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। अब एनालिस्ट के टिपिकली दो साइड्स होते हैं, फर्स्ट इज द बाय साइड एंड सेकंड इज द सेल साइड। ये सुनने में जैसा लगता है वैसा बिल्कुल नहीं है। बाय साइड डज नॉट मीन कि आप शेयर्स खरीद रहे हो एंड सेल साइड डज नॉट मीन दैट आप शेयर्स बेच रहे हो। दोनों ही एनालिस्ट का काम होता है इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना जिससे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। अब मान लो आप एक बाय साइड एनालिस्ट हो, तो जो सारे रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर करोगे ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज करेंगे, जैसे कोई पब्लिक म्यूचुअल फंड या फिर कोई पेंशन फंड या फिर एलआईसी जैसा एक बड़ा कॉर्पोरेशन जिसके पास बहुत सारे पब्लिक का पैसा है। ऑन द अदर हैंड सेल साइड एनालिस्ट वो होते हैं जिनके सारे रिपोर्ट्स और रिसर्च का काम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। जो सारे रिसर्च रिपोर्ट्स आपको मनी कंट्रोल या ट्रेंड लाइन जैसी वेबसाइट्स पर मिलते हैं, इनको लिखने वाले लोग सेल साइड एनालिस्ट होते हैं। दोनों साइड का काम सिमिलर होता है और किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। एनालिस्ट या तो इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं या फिर फिक्स्ड इनकम रिसर्च कर रहे हैं जहां पर वो बॉन्ड्स पे डिटेल्ड रिपोर्ट्स लिखते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी होते हैं जो आपको एकदम ऑफबीट इन्वेस्टमेंट्स की रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी एक हेज फंड की एनालिसिस या फिर किसी एक्सपेंसिव आर्ट वर्क या कलेक्टिबल की एनालिसिस या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की एनालिसिस। रिसर्च एनालिस्ट को बेसिकली कोई भी ऐसा फर्म हायर करता है जो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में हो। ऑन द सेल साइड आपको इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोवाइडर्स या ब्रोकरेज हाउसेस हायर कर सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को रिसर्च सेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड बाय साइड की बात करें तो आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स जैसी एंटिटीज हायर कर सकती हैं। टिपिकली एक एनालिस्ट की सैलरी इंडिया में स्टार्टिंग लेवल पर 6 से 9 लाख पर एनम की होती है। अब इस केस में हम सीएफए या एमबीए जैसा कोई क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं कर रहे, हम प्योरली बात कर रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट के सैलरी की। अब जो सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं जैसे सीएफए या एमबीए, ये इन सैलरी को हाइक दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी जगह जो है क्रेडिट एनालिस्ट। ये भी एक तरह का एनालिसिस रोल ही होता है, लेकिन जो सारी इक्विटी रिसर्च होती है वहां पे आप कंपनी के रिपोर्ट्स देखते हो, कंपनी की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखते हो
और ये बताते हो कि वो कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं। क्रेडिट एनालिस्ट की बात करें तो आपका काम ये होता है ये देखना कंपनी के सेम रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद कि ये कंपनी अपने सारे लोन्स को चुका पाएगी या नहीं। ये चीज आप देखोगे बाय एग्जामिनिंग उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनकी रेवेन्यू कैसे ग्रो हो रही है, उस रेवेन्यू में कितनी रेवेन्यू कैश के फॉर्म में आती है, कंपनी ऑन एवरेज कितना कैश खर्च करती है, कंपनी के पास मंथ एंड या क्वार्टर एंड पे कितने कैश रिजर्व्स बचते हैं। इसी के साथ जो कंपनी के सारे लोन्स है इनका प्रोफाइल कैसा है, इन लोन्स को कैसे लिया गया है, किस चीज को गिरवी रख के लिया है, उन लोन्स की रीपेमेंट टर्म्स कैसी है। बेसिकली हर एक चीज जो आपको ये बता सकती है कि उस कंपनी के लोन को वापस देने के चांसेस हाई या लो है, ये काम क्रेडिट एनालिस्ट करता है। क्रेडिट एनालिस्ट को टिपिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और ब्रोकरेज फर्म्स हायर करते हैं। क्रेडिट एनालिस्ट की बात करें तो वंस अगेन सैलरी एक्सपेक्टेशन सिमिलर है बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एनालिस्ट रोल। यहां पर भी आप ऑन एवरेज एक स्टार्टिंग सैलरी के तौर पे 6 से 9 लाख पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू अ स्लाइटली मोर स्पेशलाइज्ड एंड हायर पेइंग जॉब, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजर। दिस इज वेयर द CFA डेजिग्नेशन ट्रूली शाइन्स, क्योंकि जो CFA का करिकुलम होता है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मैक्सिमम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ टिल्टेड है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज यू माइट हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट इज हाउ टू मैनेज समवन्स मनी। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल लेवल पर हो सकती है या फिर एक PMS लेवल पर हो सकती है। भारत में कुछ फंड्स होती है जिनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं, या फिर इवन एट अ मच बिगर स्केल म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के लेवल पर हो सकती है, जहां पे अगर आप एक फंड मैनेजर बन जाते हो तो आपका काम होता है लोगों के पैसे हैंडल करना, ये डिसाइड करना कि ये पैसे कहां इन्वेस्ट होंगे। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हो, तो आपको सारी चीजें देखनी है कि पैसे प्रॉपरली अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं या नहीं। इसी के साथ जो सारे रूल्स आप पर गवर्नमेंट ने लगाए हैं कि इतना % पैसा आपको लार्ज कैप में रखना ही है, इतना % स्मॉल कैप में कंपलसरीली इन्वेस्ट करना है, आप इन सारे रूल्स के साथ अध्ययर कर रहे हो या नहीं। एंड ऑब्वियसली जो आपकी सारी कंपटीशन है दैट इज बाकी स्मॉल कैप फंड्स, आप उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हो या नहीं। ये बहुत ही ज्यादा डिसीजन ओरिएंटेड रोल है, एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव रोल जहां पे आपका बहुत बड़ा चंक ऑफ कॉम्पेंसेशन परफॉर्मेंस से भी कनेक्टेड हो सकता है। ऑल्सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की केस में कोई स्टार्टिंग सैलरी नहीं होती बिकॉज ये रोल्स आपको आगे जाकर ही मिलते हैं व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। कई बार एनालिस्ट आगे जाके प्रमोट होते हैं टू पोर्टफोलियो मैनेजर लेवल्स। ऑन एवरेज अगर हम एक पोर्टफोलियो मैनेजर की बेस सैलरी की बात करें तो वो एटलीस्ट 25 लाख पर एनम से स्टार्ट होगी। बट वंस अगेन नोट दैट आपको CFA करने के बाद कोई कंपनी नहीं बोलेगी कि भैया आ जाओ हमारे पास बन जाओ पोर्टफोलियो मैनेजर। आपको ग्राउंड लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। यू माइट हैव टू स्टार्ट विद एन एनालिस्ट रोल और अ कंसल्टिंग रोल और समथिंग एल्स। लेकिन अगर हम CFA प्रोग्राम के डिमांड की बात करें तो ऑनेस्टली वो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में मैक्सिमम है। लेकिन दिस डज नॉट मीन दैट CFA आपको बाकी फील्ड्स में वैल्यू नहीं देगा। बाकी भी बहुत फील्ड्स है जहां पे CFA उतना ही रेलेवेंट है। नेक्स्ट वी हैव द कंसल्टिंग साइड ऑफ थिंग्स। यहां पे इंडिविजुअल्स हो गए, फैमिली ऑफिसेस, बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट ऑफिसेस या फिर किसी एंडाउमेंट के इन्वेस्टमेंट ऑफिसेस। एंडाउमेंट मतलब बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है जिनका एक इन्वेस्टमेंट आर्म होता है। इस इन्वेस्टमेंट आर्म का काम होता है अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना और यूनिवर्सिटी के पैसे वहां पर इन्वेस्ट करना, और इन पैसों को ग्रो करके जो रिटर्न्स आते हैं उससे यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस को सस्टेन करना। अब एंडाउमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज के नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स के भी होते हैं, कई बार गवर्नमेंट्स के भी होते हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, एनालिस्ट और कंसल्टेंट्स की एक बहुत बड़ी टीम लगती है। अब कंसल्टेंट्स की बात करें तो इनका काम होता है कि एक टीम को एडवाइस करना ऑन व्हाट टू डू। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप एक कंसल्टेंट को हायर करते हो तो वो आपको बताएगा कि आप कौन सी चीजें सही और गलत कर रहे हो। मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपका एक पोर्टफोलियो है 1000 रुपए का, जिसमें से 500 रुपए आपने स्टॉक्स में डाले हैं और 500 रुपए FD में डाले हैं, तो वो आपको बता सकता है कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से ये एलोकेशन आपके लिए शायद सही नहीं है। ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पर। यही चीज कंसल्टेंट्स करते हैं फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब कंसल्टिंग के केस में ये सैलरी जो है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन आप किसको कंसल्ट कर रहे हो। अब रिसेंटली मैंने एक इंसान से बात की थी जो एक कंसल्टेंट है फॉर अ फैमिली ऑफिस। अब फैमिली ऑफिस मतलब एक ऐसा ऑफिस जो एक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सेटअप करता है अपने फैमिली की फाइनेंसेस को मैनेज करने। कई बार तो कुछ फैमिली साथ में आकर एक ऐसा फैमिली ऑफिस सेटअप करती है। ये एक फैमिली ऑफिस था जहां पर नेट 1000 करोड़ की वेल्थ थी जो ये पूरी फैमिली के लिए एक टीम मैनेज करती थी। वहां पर ये इंसान एक जूनियर कंसल्टेंट था और उसका 8.4 लाख पर एनम का इन हैंड पैकेज था। अब मान लीजिए यहीं पर अगर आप हार्वर्ड जैसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के एंडाउमेंट के लिए कंसल्टेंट हो तो नेचुरली
नेचुरली आपका कॉम्पेंसेशन बढ़ने ही वाला है। या फिर अगर ये लड़का जूनियर कंसल्टेंट की जगह एक सीनियर कंसल्टेंट होता विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसका पैकेज भी चेंज होता। बट ऑन एवरेज अगर आप देखो तो एक कंसल्टेंट 10 to 15 lakhs पर एनम की सैलरी कमांड कर सकता है। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन, इसके बारे में मैक्सिमम लोग मुझे डीएम में पूछते हैं, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखिए ऑन पेपर तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो पैकेजेस होते हैं वो 15 to 20 lakhs पर एनम तक जा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज इन्वेस्टमेंट बैंक्स में हायर होना ये बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम यह होता है कैपिटल मार्केट्स में ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको एक आईपीओ ले आना है तो आप डायरेक्टली जाके स्टॉक मार्केट पे ये नहीं कह सकते देखो मेरे शेयर से आके खरीद लो। आपको ये काम करने एक इन्वेस्टमेंट बैंक की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं अंडरराइटर। या फिर मान लो आप एक कंपनी हो और आपको बॉन्ड्स के थ्रू लोन लेना है। आप अपने वेबसाइट पर सिंपली एक लिंक डाल के शुरू नहीं कर सकते। आप पब्लिक को अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि देखिए मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, आके आप मुझे पैसे दे दीजिए, 5 साल बाद लौटा दूंगा। आपको ये सारी चीजें करने की इन्वेस्टमेंट बैंक की जरूरत होती है जो इस पूरे ट्रांजैक्शन का 4 से 6% कमाएगी एज कमीशन। इनफैक्ट जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होती है या दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तब भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको इन सारे ट्रांजैक्शंस के स्पेसिफिक समझना बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में आपके फोरकास्टिंग स्किल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कैपिटल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी कंपनी के लिए कोई भी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन उनके फाइनेंसेस को कैसे इंपैक्ट करेगा। ये नेचुरली एक बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड जॉब होता है और बहुत ज्यादा हाई पेइंग भी। इनफैक्ट कई सारी एक्सट्रीमली सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होती है जहां पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हायर होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज पक्की है, एक सीएफए चार्टर आपके चांसेस को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है। ऑन एवरेज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी 12 से 20 लाख पर एनम तक हो सकती है। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू द सीक्रेट आई टोल्ड यू अबाउट, ये चीज आपने जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों से मैंने बात की उसमें से एक इंसान था जो एक बीकॉम प्लस एमकॉम ग्रेजुएट था और उसका 28 लाख पर एनम का पैकेज था। ऑन द अदर हैंड एक सीएफए चार्टर होल्डर था जिसका पैकेज 21 लाख पर एनम था। डज दैट मीन सीएफए जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स है वो एमकॉम से कम वैल्यूएबल है? Obviously not. The point is जो सारी CFA जैसी prestigious डिग्रीज होते हैं they only help you get your foot in the door. मतलब just because एक इंसान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है doesn't mean उसको जॉब मिलनी ही चाहिए। ये सारी डिग्रीज आपको इंटरव्यूज गारंटी करती हैं और आपकी निगोशिएशन एबिलिटी इंप्रूव करती हैं when it comes to getting better salaries. एक और मेजर सवाल जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भैया लेवल 1 के बाद कितनी सैलरी मिलती है या फिर लेवल 2 के बाद कितनी सैलरी मिलती है। देखिए लेवल 1 और 2 करने के बाद आपकी बार्गेनिंग कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन आपके कॉम्पेंसेशन में इतना ज्यादा फर्क भी नहीं आएगा क्योंकि लेवल 1 के बाद मैक्सिमम भीड़ होती है और लेवल 2 के बाद यू माइट एज वेल डू लेवल 3। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये प्योरली डिपेंड करता है कि आप कैसी वैल्यू ऐड करते हो उस कंपनी में। एक और बात प्लीज कान खोल के सुन लीजिए जो आई डोंट नो व्हाई अभी तक यूट्यूब पे कोई इंसान नहीं बता रहा। दैट इज अगर आप CFA लेवल 3 कर लेते हो विद 0 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। आपको इंटरव्यू जरूर मिलेगा जहां पे आप जाकर ऑन एवरेज एक डिसेंट पे वाली जॉब ले सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉम्पेंसेशन बढ़ेगा। एंड दिस इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर CFA बट फॉर एवरी सिंगल डिग्री। जस्ट बिकॉज आपने CA कर लिया है डज नॉट मीन दैट आपको कल कंपनीज बोलेगी कि भैया प्लीज आके हमारे पास जॉब कर लो। अब अगर आपके पास CFA चार्टर है तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि CFA चार्टर लेने के लिए रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस लगता है। लेकिन ये वर्क एक्सपीरियंस कहां पर था ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मान लीजिए आपने 3 साल काम किया एज अ कंसल्टेंट फॉर अ पेंशन फंड और उसके बाद आप जाते हो एक बैंक में नौकरी करने और उनको बोलते हो कि मुझे ट्रिपल सैलरी चाहिए, वो नहीं देने वाले। अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि आपको हाथ में कितने पैसे मिलेंगे। सबसे पहला बीइंग आपका बैकग्राउंड और आपका एक्सपीरियंस, दूसरा बीइंग आपका क्वालिफिकेशन, ये चीज आपको इंटरव्यू दिलाएगी, एंड फाइनली तीसरा आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां पर आप कैसी वैल्यू ऐड करते हो। ये चीज सबसे ज्यादा डिटरमाइन करेगी आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। कैसे वैसे रट्टा मार के CFA तो कर लिया लेकिन मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो हाई सैलरी कैसे मिलेगी। एनीवे अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज पूरी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करती है इन वीडियोस को इतना वैल्यूएबल बनाने। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।